गुड मॉर्निंग बच्चों। सो नाउ वी आर विद द टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग सबसे पहले देखिए उसका थ्योरीज, यानी कि गैसेस पे कौन कौन से आइडियलाइजेशंस लग सकते हैं, वो मान के हम लोगों ने प्रूव कर लिया था पीवी बराबर एनआरटी। जो जितने भी सारे अजम्पशंस थे हम लोग मोनोटोमिक को लेकर उसके एनर्जीज के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। ओके, मोनोटोमिक गैसेस के लिए हम लोग टोटल एनर्जी या एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मोल, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आफ्टर दैट उसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं पैलेट्स वाले। और उसके बाद फिर हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो भी हम लोग देख लिए, सिस्टम सराउंडिंग, बाउंड्री। ओके, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग कई सारे कंडीशंस देखे सिस्टम के, जिसमें कि उनके वॉल एडियाबैटिक होंगे, कंडक्टिंग होंगे, पिस्टन कैसे होंगे, कंडक्टिंग होंगे, नॉन कंडक्टिंग होंगे, आइसोथर्मल होंगे, ये डायथर्मल होंगे। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। उसके बेस पे हम लोग कई सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर चुके हैं और उस पर कई सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो ये सारा क्वेश्चंस दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। फेजर डायग्राम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स पे जो आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है डेंसिटी। दोस्तों हम लोग तीन स्टेट जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड और लिक्विड में डेंसिटी जो है सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, मतलब डेंसिटी ओनली वैरीज विद द टेम्परेचर। प्रेशर से उसको कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? ये बात याद रखिएगा, पूछ सकता है आपको। डेंसिटी कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा ऐसे। अब पहले भी जैसे मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़े थे तो उसमें भी कभी प्रेशर का चर्चा हम नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे प्रेशर का चर्चा? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत कम होता है। ठीक है ना? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत कम होता है। अगर हम उसको दबाएंगे, ठीक है, तो वो कंप्रेस, जैसे गैस को दबा के हमको लिक्विड मिल जाता है, तो क्या लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करके हमको सॉलिड मिल सकता है क्या? जैसे आपके घर में एलपीजी आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो गैस को वो लिक्विफाई करते हैं हाई प्रेशर पे। आपका जो गैस फुलफिल होता है सिलेंडर में बहुत ही हाई प्रेशर पे होता है, तो वो लिक्विड बन जाता है। जैसे लाइटर, आपने देखा लाइटर, जो लाइटर होता है उस लाइटर में देखोगे तो पानी की तरह बबल्स होंगे, पानी की तरह लिक्विड होगा उसमें। तो वो क्या है? एलपीजी है, वो हाई प्रेशर पे भरा गया हुआ है। उसके अंदर जो लिक्विड वो हाई प्रेशर पे, इसलिए वो लिक्विड में है। अब उसको तोड़ के देखिए, वो फिर से गैस बन जाएगा। यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वो गैस है और हाई प्रेशर कंप्रेस करके हम उसको लिक्विड बना दिए। लेकिन लिक्विड को आप कंप्रेस करके आप सॉलिड नहीं बना सकते। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नेग्लिजिबल होता है। दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता ना तो आपके घर में एलपीजी नहीं आता, आपके घर में एसपी, सॉलिडिफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है। क्यों नहीं होता है? तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉलिड का बहुत कम होता है। यानी कि प्रेशर अप्लाई करने से उसके वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं आता। आई बात समझ में? ओके, चलिए। कई बच्चे बोलेंगे कि सर सॉलिड को अगर हम दबाएंगे तो टूटेगा नहीं क्या? टूट जाएगा, लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। वो टूट के जितना ही वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे ना, उसका उतना ही होगा, वो उस वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये बात दोस्तों आप याद रखें, डेंसिटी ऑफ solid and liquid is only the function of temperature। हाँ, टेम्परेचर पर जरूर वो करता है, यानी कि ये फंक्शन सिर्फ टेम्परेचर पे। बट डेंसिटी क्या प्रेशर पर डिपेंड करता है गैस का? आंसर है डेंसिटी ऑफ गैस is the function of temperature as well as pressure, So
यहाँ लिखेंगे द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। ठीक है दोस्तों, ये बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। आप देख भी सकते हो, आपने ये डिफाइन करा था कि V इज इक्वल टू m r बार t। m इज द टोटल मास ऑफ लिस्ट, ठीक। और ये कैरेक्टरिस्टिक गैस नहीं देना ये तो आप यहाँ ये भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आप पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, m by v दैट इज रो r, इसको r बार लिख देते हैं, ठीक है। ये तो आप यहाँ देखिए रो इज इक्वल टू P अपॉन r बार t। देखिए रो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का फंक्शन है, तो ये तो सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है ना ये फॉर्मूला, है ना। तो आप इसमें देख सकते हो। तो ये बात आप सिर्फ ध्यान रखिए कि डेंसिटी जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है सॉलिड लिक्विड में, लेकिन गैस में वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का फंक्शन होता है, ठीक है। तो कभी कोई पूछे एग्जामिनेशन मतलब में मेडिकल क्वेश्चन में तो आप ओके। चलिए अब देखिए दूसरा चीज कि अगर एक जैसे अभी तो आपके सवालों में है कि जनरली आप कभी भी आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर देते हो, बट व्हाट आर द कंडीशन जिनमें कि हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो देखिएगा बताता हूं। कंडीशन टू यूज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपने ये प्रूव करा था कि PV बराबर N K T, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला है ना, आपने करा था। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें N by V अगर करें, ये V इधर लेके गए तो P by KT होगा कि नहीं होगा, N V इधर लेके गए KT को इधर लेके आए, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको दोस्तों कहते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, ठीक है। अब ये नंबर डेंसिटी क्या हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, ठीक है। और एक जो आपने थ्योरी बनाया था कि इसमें जो गैसेस पार्टिकल है, ठीक है, तो आपने लिखा था ना कि वॉल्यूम ऑफ दिस गैस पार्टिकल, यानी कि अगर ये Vg है और ये टोटल वॉल्यूम है, तो आपने लिखा था थ्योरी में कि Vg इज बहुत वेरी वेरी लेस देन दिस वन, लिखा था। यानी कि जो गैस है उस कंटेनर में, तो उस कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। और अगर वो बहुत कम होना चाहिए भाइयों, तो क्या नंबर डेंसिटी भी कम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कम होना चाहिए, है कि नहीं। तो कम कब होगा, कम कब होगा, अगर इसको कम करना है हमको, ध्यान से देखिए, तो इसको क्या होना पड़ेगा, कम, और इसको क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। ये कम होगा तब ना ये कम होगा, और ये ज्यादा होगा तब ना ये कम होगा, इनवर्स रिलेशन देखिए, इससे डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है ना। सो आइडियल गैस इक्वेशन can be used for gases at low pressure and high temperature, ठीक है। और लॉजिकली क्या सोच सकते हो, अगर प्रेशर कम होगा इसका मतलब सब दूर दूर है, फैला हुआ है, कोई प्रेशर नहीं पास में रहेगा, सब दूर दूर है। और हाई टेम्परेचर तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, दूर दूर घूम रहा है, तो दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शंस ही नहीं होगा। तो लॉजिकली आप इस बात को समझ सकते हो, बट आप इधर से देखो तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा कि क्या कंडीशन होना चाहिए। तो आइडियल गैस आप लगा सकते हो कब, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। जब बात तो दोस्तों ये है, बट हम लोग किसी भी लगा लेते हैं क्योंकि एक आइडियलाइजेशन का केस है, इसलिए हम लोग लगा के यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट आप आगे बढ़ोगे, जब इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, तो उसमें आपको ये भी बात ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है, ओके। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, तो आप पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं।
अलग अलग मत लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, रियल गैस इक्वेशन। एक्चुअली जैसे आप जब गैसेस के बारे में जब आप प्रूव कर रहे थे पीवी बराबर एनआरटी, तो आपने क्या क्या नेग्लेक्ट कर दिया था? आपने उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स खत्म हो गया था, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ गैस यानी वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू कंटेनर, ये भी आपने प्रूव करा था, है ना? रियल गैस में तो ऐसा थोड़ी होता, रियल गैस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा और मतलब कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम भी तो होगा। मैंने आपको बताया था एक चीज कि मान लीजिए एक कंटेनर है और इसमें एक मॉलिक्यूल है, तो अगर इसका जो वॉल्यूम V है और इसका वॉल्यूम Vg है, ठीक है, तो आपको याद होगा कि Pv बराबर nRT में ये कौन सा वॉल्यूम है? तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम है, ठीक है, फ्री स्पेस। ये कौन सा स्पेस है? फ्री स्पेस। मतलब ये जो V है ना, एक्चुअली ये V माइनस Vg है, मतलब इस पूरे वॉल्यूम में से Vg हटा दें तो यही ना फ्री स्पेस हुआ इसका, है ना? तो एक्चुअली में ये V ये है, बट Vg बहुत कम होने के कारण हम इसको V के बराबर लिख देते हैं। हम लोग ऐसा पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों रियल गैस इक्वेशन में ये सारी बातें को ली गई, ये सारी बातें को लिखा और उसको प्रूव कौन किया? तो वंडर वॉल ने, ठीक है ना। तो दोस्तों रियल गैस इक्वेशन में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे रियलिटी में देखा जाए तो हम लोग तो थ्योरी मानते हैं कि अगर कंटेनर में गैस है, अगर कंटेनर में गैस है तो इसका वॉल्यूम Vg बहुत छोटा होता है, देखिए, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम क्या है? अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस। वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस क्या हुआ? इस टोटल वॉल्यूम में से Vg हटा देंगे तो यही ना फ्री स्पेस है, ये सब है ना, V माइनस Vg। अब इस अजम्पशंस के कारण हम लोग ये ले लेते हैं कि Vg नेगलेक्ट कर देते हैं और इसकी जगह V लिख देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों में, ठीक है, इंटरेक्शंस भी होते हैं। जो इंटरेक्शन फोर्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, इंटरेक्शन फोर्स भी होता है, बट उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। लेकिन अगर रियलिटी पूछ रहा है तो इन दोनों में इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता है, तो आंसर होता है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए जो वंडर वॉल ने बनाया, इसको वंडर वॉल इक्वेशन भी बोलते हैं, वंडर वॉल इक्वेशन भी बोलते हैं, वो होता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस V इज इक्वल टू nRT। फॉर्मूला वही है, बट देखिए वॉल्यूम में क्या करते हैं, ये घटा देते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल यानी वॉल्यूम ऑफ गैस, और ये पोर्शन यानी कि अगर उसके बीच में इंटरेक्शन फोर्स होगा, इंटरेक्शन फोर्स और होगा, प्रेशर तो होगा ही, और इंटरेक्शन फोर्स होगा तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना, तो इतना कंपोनेंट बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखा जाए यहाँ पे कि A और B क्या है? A and B are constants, A and B are constant, जिसमें कि A किसको कैरी फॉरवर्ड करता है? A fulfills the condition of intermolecular interaction and B fulfills the condition of वॉल्यूम ऑफ गैस। ये दोनों ये कवर करता है। आई बात इसको समझ में? तो ये कंडीशन आता है। कई बार सवाल तो ये भी पूछा जाता है कि A और B, जैसे नीट में पूछा गया हुआ है कि बताइए A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो इसमें कोई खास बात डरने वाली बात नहीं है, आपको इसके लिए बस यही पता होना चाहिए कि प्रेशर में तो प्रेशर ही जुड़ेगा, यानी कि A और V स्क्वायर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो प्रेशर का होगा, वो कितना होगा? ml-1 और T-2। सिंपल। अब ये निकाल लीजिए, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का L क्यूब, उसका स्क्वायर है तो 6 और m l-1 और T-2, ठीक है, कितना हो गया? m ये उधर जाएगा तो 5 और T-2 ये हो गया। और B का पूछा जाए तो B का तो
जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, तो डी का हो गया L3 सिंपल। तो चाहे तो आप कर सकते हो, चाहे तो आप खुद से कर लीजिए, इसको खुद से रेड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए थोड़ा सा चर्चा हम लोग स्पेसिफिक हीट का भी करते हैं आपको। तो जैसे देखा जाए कि स्पेसिफिक हीट जो आपने पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर बाय यूनिट डिग्री ऑफ यूनिट केजी या यूनिट मास ऑफ गिवन सब्सटेंस, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। तो दोस्तों स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का पढ़े हैं तो सॉलिड और लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऑल्दो वो वेरी करता है टेम्परेचर पे, बट वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो टेम्परेचर पे उसका वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है। एंड मोस्ट ऑफ द केस 95% ऑफ द केसेस में स्पेसिफिक हीट क्या होता है सॉलिड और लिक्विड के केस में? कांस्टेंट होता है, ठीक है। और कांस्टेंट होता है इसलिए हमको एक ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग याद है कि वहां पे सिर्फ जैसे देखो आप स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिखते थे 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन, याद है? या फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पढ़े थे। उसमें ऐसा तो नहीं था कि इस टेंपरेचर पे इतना है, उस टेंपरेचर पे इतना है, तो वो कांस्टेंट था, इसलिए दोस्तों एक ही पढ़े थे स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो लिक्विड इज जनरली कांस्टेंट, दैट इज अच्छा। स्पेसिफिक हीट के बाद सी से डिनोट करते हैं, क्या परेशान मत कीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने सी से डिनोट करते हैं, बहुत सारे लोगों ने एस से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, ये डिपेंड करता है दोस्तों, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसलिए जनरली, ये भी जनरली दोस्तों वॉल्यूम और प्रेशर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसलिए स्पेसिफिक यहाँ दो वर्ड हो गए, एक सीपी और सीबी। ये होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दो ध्यान से रखिए। अच्छा, और भी प्रोसेस होंगे, जैसे पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट मैं पढ़ाऊंगा बाद में आपको, जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, उसको भी हम सीपी और सीबी के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए और इतना लिख लीजिए, ठीक है। तो मोस्ट जनरली आपको सीपी और सीबी के बारे में पढ़ना है, गैसेस के टर्म्स में। सॉलिड लिक्विड में तो कांस्टेंट एक ही होगा, इसमें तो बदलेगा, हर केस में अलग होगा, बट मोस्टली आपको सीपी और सीबी के बारे में पढ़ना है। इसलिए लिख लीजिए पॉज करके। ओके, चलिए अब दोस्तों देखिए, चर्चा करते हैं इंटरनल एनर्जी पे। ठीक है, ये कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी कंटेन बाय गैस। मैं टोटल एनर्जी इतना कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी, और वही सी टोटल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करेंगे, खैर इसकी चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर पहले। ये देख लीजिए, जब हम मोनोटोमिक गैसेस का पढ़ रहे थे और सारा कुछ डिराइव किए थे मोनोटोमिक गैसेस के लिए, जब हम सब कुछ डिराइव किए थे तो हमको ये वो चीज आया, क्या आया था कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल
वो आया था दोस्तों 1/2 सॉरी 3/2, और पर मोल की बात करें तो 3/2 RT, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आपको याद होगा, पर मॉलिक्यूल 3/2 kT, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको ध्यान होगा ये सारी बातें, ठीक है। और टोटल एनर्जी अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी टोटल, सब एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो वो बताता 3/2 nRT, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। पर जरूरी नहीं है कि हमारे पास मोनोटॉनिक गैसेस ही होगा, डायटॉनिक भी हो सकता है, पॉलीटॉनिक भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। अब ये क्या कहता है उसको लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ each degree, शॉर्ट में लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, each degree of freedom each degree of freedom of energy possesses energy equal to half of kT for a gas molecule. मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी होगा, हाफ kT। कितना एनर्जी होगा, हाफ kT। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ kT। हाफ ऑफ kT, ठीक है। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल देखा जाए, कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज f/2 kT। मतलब एक का हाफ kT, f का कितना, f into हाफ kT, और ये हो गया, ये पर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हम पर मोल की बात करें अगर, तो हो जाएगा according to this law each degree of freedom of energy possesses energy equal to half of RT for a mole of gas। मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाउ मच, 1/2 RT, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना हो जाएगा, f/2 RT, ठीक है। तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, तो हाफ ऑफ RT मल्टीप्लाई करिए और वो वहां पे है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा बात और यहां देख लीजिए, जैसे हम लोग टोटल एनर्जी गैस के पास लिखेंगे तो क्या होगा, वो होगा U प्लस K, ठीक है। या तो उसके पास अपना मोशन होगा, या तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, बट इंटरेक्शन तो मानेंगे नहीं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और यही क्या है, इंटरनल एनर्जी, इसी को बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो दैट इज U, तो U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जितना उसमें होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें पर मॉलिक्यूल, अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल देखें, टोटल काइनेटिक मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे f/2 kT, और यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी पूरा का देखेंगे टोटल, तो क्या हो जाएगा, f/2, ये तो एक मोल का है ना, n मोल का कितना हो जाएगा, f/2 nRT। ये काइनेटिक टोटल हो गया, वही काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या है, इसका इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है दोस्तों f/2 nRT, ये याद रखिए,
u का फॉर्मूला है F/2 nRT। ओके, n हमको पता है, r हमको पता है, t हमको पता है, f के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो आप इसको पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए, पहले ये लिखिए फिर वो फिर वो, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। ओके, तो देखते हैं दोस्तों, अब जो भी चर्चा करेंगे एफ के बारे में चर्चा करेंगे कि एफ क्या है। तो देखिए एफ यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और जेड, इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं इनके मोशन की वजह से? तो आंसर है दोस्तों 6। कैसे मैं बताता हूं, समझिए। क्या ये इधर इधर जा सकता है? अगर इधर उधर जाएगा तो ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस एक्सिस में ये कर सकता है मोशन, ठीक है। y क्या इसमें जा सकता है? तो आंसर हाँ बिल्कुल जा सकता है। क्या इसमें जा सकता है? आंसर जा सकता है। अगर ये 3 एक्सिस में ट्रांसलेट कर सकता है तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3, यानी कि 3 डायरेक्शन में वो आ जा सकता है, वो ट्रांसलेट कर सकता है, तो हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। किसके वजह से? ट्रांसलेशन की वजह से, ठीक। दूसरा एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस में अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये रोटेशन है किसके वो? एक्स एक्सिस के ओर। अगर एक्स एक्सिस के ओर रोटेट कर सकता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1। ये 1 हो गया। वाई की ओर कर सकता है क्या? ऐसे, अगर कर सकता है तो एक और आ गया, और इसके ओर कर सकता है क्या? ये, यानी कि 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन, यानी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है मोशन की वजह से? 6 दे सकते हैं, 6। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? फिर वही डेफिनेशन, नंबर ऑफ या फिर ऐसा बोले, बेटर टू से मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू नो द स्टेट ऑफ अ पॉइंट, टू नो द स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल कंडीशन, स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे, अगर एक मॉलिक्यूल यहां पे, ठीक, तो अब इसको क्या डिफाइन करेगा? x y z। तो मिनिमम नंबर वेरिएबल कितने होंगे? 1 2 3, ये तीनों चाहिए तभी हम इसका स्टेट बता सकते हैं। ये कहां पे है? जैसे एक पॉइंट है यहां पे, तो अगर ये x है, वो y है और ये z है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको x y z कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, तब जाके इसका स्टेट जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए x y और z, अगर ये कुछ ऐसा है, लाइन है, अगर हमको इस पॉइंट का, यानी इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और ये रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से, ऐसा ऐसा, ठीक। तो यहाँ रोटेशन के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे अगर इस पॉइंट का हमको जानना है स्टेट, तो क्या जानना पड़ेगा हमको? x y और z ये तो जानना ही पड़ेगा, प्लस ओमेगा x प्लस ओमेगा y और प्लस ओमेगा z ये भी जानना पड़ेगा, तब जाकर उसका स्टेट निकाल सकता है। याद करिए दोस्तों, रोटेशन में याद है ऐसे पार्टिकल्स के क्या निकालते थे? यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास था इसका x y z निकालते थे और फिर यहाँ पे बैठ के हम लोग इसका रोटेशन देखते थे, ठीक है। तो रोटेशन अगर 3 एक्सिस में है तो 3 चाहिए, और x y z कोऑर्डिनेट है तो 3 चाहिए। ये x y z कोऑर्डिनेट हो गया इसका, और बाकी ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z हो गया एंगुलर वेलोसिटी इन x y and z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तब जाके इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए? 6, ठीक है। अब बोलोगे सर ये पॉइंट, अब ये पॉइंट रोटेट करेगा भी तो रहेगा तो नहीं बेटा, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, पॉइंट है, ठीक है ना। तो पॉइंट अगर है तो वो रोटेट वहीं पे करेगा ना, आई बहुत छोटा है, आई इक्वल टू हमारा स्क्वायर, इसका रेडियस बहुत छोटा है, तो इसका क्या होगा?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत छोटा होगा और उसका रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होगा। मतलब रोटेशन का चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र एक्स वाई जेड से पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई लाइन है और घूम रहा है बहुत इधर उधर ऐसे करके ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मुझे ये तीनों तो चाहिए ही चाहिए। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, यहां तक पहुंच गए, फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए मुझे इसका मदद लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये कंडीशन, ये वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको डिफाइन करना होगा। तो लिख लीजिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम को, मिनिमम नंबर ऑफ independent variable required to know the state of any molecule। ठीक है, ये कंडीशन। ठीक, लिख लीजिए इसको। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अब आते हैं हमारे काम की बात। काम की बात क्या है तो देखा जाए, मान लीजिए हम मोनोटोमिक की बात करें, मोनोटोमिक केसेस। ठीक, मोनोटोमिक केसेस मान लीजिए एक मॉलिक्यूल हो गया और ये बहुत छोटा होता है, जैसे Vg इज वेरी वेरी लेस देन V, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, x y z। ठीक है, तो अब इसका मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 2 3। क्या ये तीनों एक्सिस में आ जा सकता है? ए ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी आ जा सकता है ना? तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3। क्या ये रोटेट कर सकता है? आंसर कर सकता है। क्या ऐसे कर सकता है? कर सकता है। क्या ऐसे कर सकता है? कर सकता है। रोटेट भी कर सकता है, लेकिन इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। दैट इज नेग्लिजिबल ना, क्योंकि बहुत छोटा है, तो आई बहुत छोटा होगा। मतलब जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपना निकालते हैं, आप आई और गैस पर निकालते हो, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो नेग्लिजिबल हो गया। अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, बाकी अगर इसका एनर्जी देखा जाए, टोटल एनर्जी, तो कितना हुआ, हाफ, इसका मास मान लीजिए m है, हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz²। ये तीनों में हो सकता है। ठीक, और रोटेशन नहीं होगा तो 0 होगा। ईच, अब आप डेफिनेशन पढ़िएगा, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, सभी के पास एनर्जी कितना होगा? अगर एक मॉलिक्यूल का देखें तो हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT, कितना हो गया, 3/2 kT। समझ में आया ये? और ये 3/2 kT आया है प्रूव करके, आई बात समझ में? बट डिग्री ऑफ फ्रीडम से देखें तो जनरलाइज वे में ये कहा है। ठीक है, तो इसका f कितना हो गया? अगर इसकी बात करें, f की बात करें, f कितना हो गया, 3। और वो 3 किसके वजह से, ट्रांजिशन की वजह से। ठीक, पहली बात ये। अगर ये डायटोमिक होता, मतलब 2 मॉलिक्यूल होते डायटोमिक, तो वो कुछ ऐसा होता, मान लीजिए मैंने एक्सिस इधर से लिया, x y और z। ठीक, तो क्या ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है? आंसर कर सकता है। क्या ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे कर सकता है? आंसर कर सकता है। क्या ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे कर सकते हैं? आंसर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको याद होगा, आप देखिएगा थ्योरी में लिखा होगा कि इसका जो डिस्टेंस होता है ना, आप देखोगे थ्योरी में लिखा हुआ होगा कि रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड टू द, यानी कि इसका रेडियस नेग्लिजिबल है, सेपरेशन नेग्लिजिबल नहीं है। तो अगर वो नेग्लिजिबल नहीं होगा तो आई जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी नेग्लिजिबल नहीं होगा। मतलब अगर इसके अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, पहले तो ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे अगर रोटेट करेगा तो आई ये लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इसके अबाउट रोटेट करता है ऐसे ऐसे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, mr² और r ये, तो ये r नेग्लिजिबल नहीं है।
इसलिए ध्यान से देखें दोस्तों, इसके पास 3 तो हो गए, 1 2 3, और अब ये y के बाउंड ऐसे तो घूम सकता है। उस समय जो r लेना होगा वो मुझे ये लेना होगा, ठीक, मास × r², और ये नेग्लिजिबल नहीं है। दूसरा z के बाउंड ऐसे ऐसे, ये भी हो सकता है, लेकिन x के बाउंड अगर रोटेट करेगा ऐसे ऐसे, ये r पहुंच चुका है, तो x के बाउंड जो रोटेशन का इंडिकेटर है वो नेग्लिजिबल होगा। तो इसके बाद जो टोटल एनर्जी होगा वो कौन कौन होगा, 1/2 mvx², 1/2 mvy², ठीक है, समझना है। उसी तरीके तो होगा ही इसमें हाफ mvz² प्लस हाफ I y ओमेगा y² प्लस हाफ I z। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, y लिखने का तरीका I z z ओमेगा z² और x वाला तो 0 हो गया। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई एनर्जी के, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सभी के पास कितने हैं, kT, हाफ kT, एक मॉलिक्यूल की बात करें अगर, तो हाफ kT कितना है, 5, टोटल कितना होगा 5/2 kT, ठीक है। तो यहां F कितना हो गया, 5, 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन, ठीक है। देख लीजिए इसको, ओके। अब अगर ट्राई एटॉमिक गैसेस होगा, अब अगर ये ट्राई एटॉमिक गैसेस होगा, ठीक है, तो ट्राई एटॉमिक गैसेस में 2 तरीके से हम इसको ये कर सकते हैं, या तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब ऐसा, ये ऐसे मान लो असलाइन है, ये भी तो 3 है, तो यहां देखिए ये x और ये y और ये z, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल है। अब देखिए ये तीनों मॉलिक्यूल क्या इधर जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, क्या वो ऐसे जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, क्या वो ऐसे आ जा सकते हैं, बिल्कुल आ जा सकते हैं। तो पहले तो 3 तो हो गया आपका ट्रांसलेशन वाला, वो तो होगा ही होगा, यानी कि अगर पेंटिंग में देखा जाए टोटल एनर्जी, सॉरी, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करेंगे तो ये होगा हाफ m vx², ये m होगा तीनों मास का, ठीक है ना, हाफ m vy² प्लस हाफ m vz²। अच्छा, एक y के अबाउट रोटेशन लेंगे, ये डिस्टेंस है, बिल्कुल लिया जाएगा, इसके अबाउट ऐसे ऐसे लिया जाएगा, लेकिन x के अबाउट रोटेट करेगा, ये r लेना होगा, दैट इज नेग्लिजिबल, x का इसके अभी खत्म हो जाएगा, दैट इज हाफ I ओमेगा² x, सॉरी y और y प्लस हाफ I z z ओमेगा z²। कितने डिग्री फ्रीडम होगा, 1 2, ये एनर्जी कितना डिग्री फ्रीडम है, 1 2 3 4 5, टोटल हो गया 5, सभी के पास हाफ kT, तो कितना हो गया 5/2, ठीक है। तो डिग्री फ्रीडम कितना हो गया 5, इसमें 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन, ठीक है। उसके बाद अगर ये नॉन लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, ठीक है, तो नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मान लीजिए ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, तो मान लीजिए x, ये y और ये z, ठीक है। अब आप देखोगे तो किसी डायरेक्शन में नेग्लिजिबल हो रही है सब, चाहे वो ऐसे रोटेट करे तब, चाहे वो ऐसे रोटेट करे तब, चाहे वो ऐसे रोटेट करे तब, सब में मुझे रोटेशनल एनर्जी भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब होगा ही, एक और जुड़ जाएगा हाफ Ix ओमेगा x², ठीक है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 6, जिसमें कि क्या हो गया 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन। लिखिए हम लोग ट्राई एटॉमिक करके पढ़ना है, मोस्टली आपका डायटोमिक गैसेस
गैसेस डायटोमिक होता है, ठीक है। बट ट्राइटोमिक यहां तक हमको पढ़ना है, तो यहां तक आप लिख लीजिए। ओके, तो फर्स्ट में लिख सकते हैं आप, ठीक। ठीक है, अब देखिए अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन अ कंटेनर, देखा जाए तो हमको पता है कि पीवी बराबर क्या हो जाएगा, एनआरटी। अच्छा, पीवी बराबर एनआरटी, ये किस पे एप्लीकेबल है, मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, डायटॉमिक, कौन सा, सभी पे, ये सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन सब पे एप्लीकेबल है, खाली इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बदल जाएगा, U जो होता है वो बन जाएगा F/2 एनआरटी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आगे मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक तो U कितना हो जाएगा उसका, F हो जाएगा 3/2 एनआरटी, ठीक है। अगर ये डायटोमिक तो एनर्जी कितना हो गया 5/2 एनआरटी, ठीक है। अगर ये ट्राइएटॉमिक है और उसमें भी लीनियर, मतलब ट्राइएटॉमिक है तो दिया रहेगा कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, और ये वही U, ठीक है। तो क्या 5/2 एनर्जी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी है, ठीक है ना, ऑफ गैस इन अ कंटेनर। फिर है ट्राइएटॉमिक और नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर गैस कितना हो जाएगा U 6/2 एनर्जी, ये कंडीशन है दोस्तों, इसको याद रखें। फॉर एग्जांपल अगर वेपर है H2 होगा, वेपर है H2 होगा, H2 होगा, तो H2 का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन लीनियर होता है दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और नॉन, इसके तरह आपको वेपर फॉर्म है, वेपर फॉर्म, इसको बोलते हैं एनर्जी निकालने के लिए, तो एनर्जी कितना होगा, तो गैस में जो भी n नंबर ऑफ वेपर हो, n मोल वेपर हो, अगर एक कंटेनर है n मोल है, इसमें n मोल वेपर है, ठीक है, तो उसका U कितना हो जाएगा, नॉन लीनियर है 6/2 और मान लीजिए n है n r, और ये पर्टिकुलर टेंपरेचर T पे, इसका एनर्जी ऐसे निकलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम काम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जो है फॉर्मूला सिर्फ U बराबर F/2 एनआरटी करेंगे और देखेंगे डायटोमिक या मोनोएटॉमिक है, कौन सा है, ठीक है। चलिए, अब इसमें कुछ बात है जो जानने लायक है, ठीक है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं, अभी जो पढ़ाएंगे उसमें ज्यादा ही होगा, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर से बता दें आपको, ध्यान रखने की अब बस आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है, बट होना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखें। नंबर ऑफ एटम, टेम्परेचर लेस देन 40 केल्विन, ये सब अलग अलग होता है, और ये 40 केल्विन से ज्यादा और 5000 केल्विन से कम, और ये टेम्परेचर ग्रेटर देन 5000 केल्विन, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है और देखा गया है इसमें ऐसा, अगर 1 है तो अगर 40 केल्विन के नीचे है तो हर मतलब जितना भी ये हो, मतलब जितना भी एटम है, ठीक है ना, उसका रोटेशन करने के लिए सी हो जाता है। ये दोस्तों एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला कि ध्यान रखने के लिए आवश्यकता है। तो अगर टेम्परेचर लेस देन 40 केल्विन तो रोटेशन सबका सी हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ एटम 1 है
तो इसका तो 3 होता ही है और 3 ट्रांसलेशन ही होता है, ठीक है। अगर 2 रहे तो भी 3 ही लेंगे, ठीक है ना, रोटेशन खत्म, ठीक है। ठीक है, और अगर 3 है और उसमें भी लीनियर है तो भी 3 ही होगा, और अगर 3 है नॉन लीनियर है तो वो भी 3 ही होगा, ठीक। अच्छा, हम लोग इस रेंज में रहेंगे ज्यादातर, ठीक है। तो ज्यादातर का केस यही होता है, इसलिए हमको ये ध्यान रखने की खास आवश्यकता है, इसी पे काम होगा हमारा जो, ठीक है। 1 है तो 3 तो होता ही है ट्रांसलेशन, और अगर ये है तो ये 5 है, 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन, और यहाँ पे 5 है तो 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन, और यहाँ 6 है तो 3 ट्रांसलेशन प्लस 3 रोटेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब आता है इस केस में, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं, ठीक है। उसके वाइब्रेशन की वजह से भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होता है, ठीक है, जिसको वीडी ऑफ बोलते हैं, मतलब ये वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। देखिए हम लोग जो अभी पढ़े हैं वो कई बार बुक में देखोगे तो ऐसा लिखा है टी डॉट, वी डॉट और आई डॉट, ये क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, वो क्या था, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई डॉट रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, ये सब आर डॉट में आता है। एक होता है वी डॉट, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। वो हाई टेम्परेचर पे ऐड होता है, तो हाई यानी कि टेम्परेचर अगर 5000 केल्विन होगा तो उसमें वाइब्रेशन की वजह से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होगा, तो कितना, तो 2, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2, ये है वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, इसका 5 अब प्लस 2 वाइब्रेशन, पहले ये तो है ही, ये और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 प्लस 2, यहाँ पे 6 प्लस 2 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दोस्तों याद रखना, ठीक है। कई बुकों में इस तरीके से लिखा रहता है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब कुछ नोट्स आप लिख लीजिए, यानी कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है किस पे, नोट में लिख लीजिए F डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम, पहला बात तो ये, F डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, देखिए लीनियर नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, एटम तो तीन ही है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक बात दोस्तों याद रखें, मेरे लिए काम का चीज यही है, ठीक है, नहीं आपके नॉलेज के लिए। F डिपेंड्स ऑन, अच्छा टेम्परेचर की बात करें क्वेश्चन में ना करी गई हो तो हमको इसी रेंज में रहना है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये बात। चलिए, डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, और तीसरा F डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी तो डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ये लिख ले, ये काफी जरूरी बात, ओके। सो इसको लिख लीजिए, ये दोस्तों मोस्ट ऑफ द थ्योरी पोर्शन आपका खत्म हुआ काइनेटिक थ्योरी का, और भी कुछ बातें करेंगे स्पेसिफिक हीट्स का, वो आगे बात करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग यहां तक जो पहुंच गए हैं तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि एससीडी में जितना भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसके शीट के क्वेश्चन से कुछ वो भी डाल देंगे, तो आप उससे आप इसके और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट्स की बात हम लोग करेंगे, बट
पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद वहां पे आएंगे, ठीक है? ओके, चलिए इसमें थोड़ा सा देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे काइनेटिक फ्लूइड गैसेस में पेज नंबर 26 पे एग्जांपल नंबर 4, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आता है इसमें कुछ भी नहीं। पेज नंबर सभी लोग खोल लें, पेज नंबर 26 एग्जांपल नंबर 4, ठीक है? कई बार बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आता है। देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन है ना बच्चों को टिपिकल लगता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, टिपिकल नहीं है। इसमें क्या है कि आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। आप सवाल देख के समझो कि इसमें लगाना क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या लगाना है, ठीक है? और उसी से आपको हिंट मिलता चलेगा कि हाँ हमको अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन में देखें, अब मर्करी मैनोमीटर, ये वही मैनोमीटर जो लोग पढ़े थे फ्लूइड्स में। A mercury manometer consists of two unequal arms of equal cross section area, ठीक है? And length 100 centimeter and 50 centimeter। मतलब देखिए ये, ठीक है? ये लेंथ है 50 सेंटीमीटर और ये लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है? और यहाँ पे ये स्टॉप कॉक है जिसमें कि कुछ भी डाल सकते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है? और इसका जो एरिया है, ये बुक में फिगर दिया हुआ है, ये एरिया है जिसका कोई काम नहीं है, वो कट जाता है 1 सेंटीमीटर पर, ये दिया हुआ है दोस्तों, ठीक? अब कहने का मतलब देखिए, the two open ends are sealed with air in the tube at a pressure of 80 centimeter of mercury। मतलब ये जो दूसरा एंड है, ये एंड जो है वो सील किया हुआ है, ठीक है? और इसके अंदर गैसेस है, क्या है? गैसेस, गैसेस कितना पे? 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि ये जो P बराबर है ये, और इसमें भी जो गैस है उसका प्रेशर कितना है? 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, दोनों बराबर है, ठीक है? Some amount of mercury is now introduced in the manometer through the stopcock connected to it। ओके, यहाँ बनाते हैं, मतलब इसमें कुछ मरकरी, इसको खोल के इसमें कुछ मरकरी इसमें हम अंदर डाल दिए और फिर बंद कर दिए, तो क्या हुआ? इसमें कुछ मरकरी डाल के बंद कर दिए, ये मरकरी डाल दी, ठीक है? और गैस तो ऐसा ही है भाई साहब, गैस तो है ही नहीं। हाँ, इसका प्रेशर वैसे चेंज हो गया होगा, लेकिन गैस तो है ही नहीं साहब, ये ऐसा, ठीक? और बोला है कि इसमें ये जो है 10 सेंटीमीटर तक राइज कर गया। Through the stopcock, if the mercury rises in the shorter tube to a length 10 centimeter in a steady state, find the length of mercury column rising in the longer tube। मतलब शॉर्टर कॉलम में ये 10 सेंटीमीटर राइज किया, तो इसमें मान लो कि ये किया L नॉट या जो भी, तो अब ये बताइए, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, ठीक है? L सवाल तो ये है। और ऐसे क्वेश्चन जो भी रहते हैं वो टेंपरेचर जो कांस्टेंट का पहले भी आपको बोल चुके, इसमें रहता है, जब तक कुछ नहीं दिया होगा तब आपको यही मान लिया जाएगा, ठीक है? हाँ, अब दोस्तों क्या किया जाए? कुछ नहीं, सोचिए क्या कर सकते हैं। आपको ये दिया हुआ, सबसे बड़ा हिंट ये है, आप ध्यान से देखिए, ये 50 सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो ये कितना होगा? 40 सेंटीमीटर, सबसे पहली बात। अच्छा, ये कितना होगा? ये लॉट है ना, टोटल 100 है, ये 100 में फिलहाल तो उसमें कर देते हैं, ठीक है? और अब जो इसमें प्रेशर है, मान लीजिए P2 है, जो कि ऐसा भी लिख सकते हैं H2 सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि ये इसमें दिया हुआ है, इसमें इसी में लिखते हैं, ठीक है ना? आसान भी होता है इसमें सवाल करना। और इसमें प्रेशर P3 है, जो कि है H3 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और इसमें भी जो भरा हुआ वो क्या है? Hg। सबसे पहले तो ये, ठीक? उसके बाद अच्छा दोस्तों
बात इसमें कितने सिस्टम है, अगर बात आपसे पूछे इनमें सिस्टम कितने हैं? आंसर 2, एक ये कॉलम एक दूसरा कॉलम, ठीक है। अच्छा पीवी बराबर कांस्टेंट कब लगाते हैं? तो क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में और एक ही सिस्टम में, मतलब p1 p2 बराबर p2 p2 होगा एक ही सिस्टम में अलग अलग समय पे। यानी कि अगर हम पीवी बराबर कांस्टेंट लगा रहे हैं तो इस कॉलम में लगाएं तो इसी कॉलम को देखना पड़ेगा, याद रखिए। और पीवी बराबर इक्वेशन किसका लगाते हैं? गैस का, सॉलिड का, लिक्विड का? गैस का, याद रखिएगा। तो यहां देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम p into v की बात करें तो p हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहां देखें 80 वॉल्यूम कितना है इसका? एरिया है a, मत डालिए वॉल्यूम कट जाएगा, a into ये लेंथ 50 होगा नहीं होगा? इसको मान लीजिए पहला, ठीक। दूसरे कॉलम में देखो वहां भी 80 सेंटीमीटर है, यहां p into v क्या हो जाएगा? 80 into a into पहला क्लियर, ठीक। अब इस केस में देखते हैं, देखना गैस को है मरकरी को नहीं, तो गैस कितने दूर में चलाया ना। अगर गैस इतने दूर में चलाया तो यहां पे p into v कितना हो गया? तो प्रेशर को इसमें लिखेंगे, है समझे? प्रेशर को ऐसे लिखेंगे P2 और P2 को लिखेंगे H2 के टर्म्स में, H2 एरिया ये इसमें बदल जाएगा और लेंथ कितना है? 40 पहला तो ये। अब इस सिस्टम की बात करें तो यहां प्रेशर कितना है? P into V क्या लिखेंगे? H3 into A और into ये वाला दैट इज 100 माइनस L, ठीक है। ये मान लीजिए तीसरा और ये मान लीजिए चौथा और ये दूसरा। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो PV बराबर यहाँ पे आप P तो वही है, V डैश कर लीजिए, यहाँ पे P2 V2 कर लीजिए, यहाँ पे P3 V3 कर लीजिए, ऐसा, ठीक है। और क्योंकि T इक्वल टू कांस्टेंट है, क्योंकि आपके सवाल में T बराबर कांस्टेंट है, तो क्या ये इसको इससे हम इक्वल कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। सो इक्वेटिंग 1 and 3, एक सिस्टम ऐसा नहीं उसको इससे कर दीजिए कंपेयर, गलत हो जाएगा। तो जाएगा 80 into a into 50 बराबर ये वाला दैट इज h2 into क्यों नहीं h2? क्योंकि ये 80 सेंटीमीटर ऑफ hg है, ये भी 80 सेंटीमीटर ऑफ hg में ही आएगा सर, ये परेशान मत हो। into 40 a से चला गया 40 से दो बार में, तो h2 कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर ऑफ hg। ये तो आ गया पहला, ठीक है। अच्छा दोस्तों अननोन्स कितने हैं? बात करें अननोन्स की, अननोन्स कितने हैं? 1 2 p3 और l0 3। तब इक्वेशन कितना जरूर पड़ेगा? 3, ये याद रखिएगा। इन दोनों को कंपेयर करके आपको दो इक्वेशन आएगा, एक और लेके आना पड़ेगा, खैर पहले दो ले आते हैं। अब यहां पे लिखेंगे इक्वेटिंग 2 and 4। अब आप लोग को बताना पड़ रहा है, इसलिए इतना करना पड़ा, वरना एग्जाम में करोगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ये दोनों, इधर लिखने के बाद खास होता नहीं, इज इक्वल टू 80 into 8 into 100। अब इन दोनों को इस कॉलम को 100। अब ये कितना है? h3 into a into, अब ये तो गैस कितना है ना, तो 100 माइनस a से फिर चला गया, ये नहीं चला गया। यहाँ देखिए यहाँ पे x3 भी नहीं पता है और ना ही l0 पता है, अब तो एक रिलेशन और चाहिए, वो कैसे करें? ठीक है, इसके लिए दिया हुआ है if mercury lighted a solder tube to a length 10 cm in steady state। अब इस स्टेट स्टेडी है, ठीक है ना, स्टेट क्या है? स्टेडी है, मतलब रुका हुआ है इसमें। तो मैनोमीटर का केस भी यूज कर सकते हैं कि दिस प्रेशर प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। याद है मैनोमीटर में करते थे, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा, याद है? वो भी याद करेंगे। यहाँ लिखा है कितना? P2, जिसको H2 लिखेंगे, यहाँ लिखो मैनोमीटर कंडीशन। H2 नीचे जाइए प्लस 10, ये दोनों सेंटीमीटर मरकरी नहीं है, इससे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
अब इधर तो बराबर होगा नहीं है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हाइट पे, यही डेटम लेवल है, अगर आप फ्लोट पे खड़े होंगे फिर माइनस चलिए ऊपर, माइनस एल नॉट अब बराबर किसके बराबर होगा, P3 यानी कि H3, एक रिलेशन भी लिया गया है। अब H2 कितना है तो वो निकालेंगे 100 प्लस 10 माइनस एल नॉट बराबर H3, यानी कि H3 बराबर हो गया 110 माइनस एल नॉट। ये हो गया पांचवा रिलेशन, ठीक है। पांचवा, ये इसको कर लो पांचवा और इसको कर लो छठा, ठीक है। लिख लीजिए, तो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। ओके, चलिए अब कुछ नहीं करना, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। दो इक्वेशन हो गए। अब देखिए, पुट 6 इन 5 पुट कर दीजिए, तो आगे इधर 8000 बराबर H3 की जगह रख दीजिए वो 110 माइनस एल नॉट और इनटू 100 माइनस एल नॉट। इसको सॉल्व करते हैं, अगर तो 8000 बराबर 11012 माइनस 110 एल नॉट माइनस 100 एल नॉट माइनस माइनस प्लस एल नॉट स्क्वायर, तो ये हो गया आपका क्या एल नॉट स्क्वायर माइनस 210 एल नॉट और ये इधर आएगा तो 3000 प्लस 3000 बराबर 0। ये रिलेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है विद द यूज ऑफ व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसको यूज करिए, सॉल्व फॉर एल करिए। तो दोस्तों इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 194.6 सेंटीमीटर, दूसरा 15.41 सेंटीमीटर। इसमें ये नहीं हो सकता। अरे लेंथ देखिए, मैक्सिमम लेंथ 100 सेंटीमीटर है, यहाँ मैक्सिमम लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? तो ये तो नहीं होगा। आंसर दिस इज द रिक्वायरमेंट, इतना चढ़ेगा वो। सिंपल, क्या कहें सर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कई सारे सवाल आएंगे आपके पास। ओके, चलिए एक और टाइप का सवाल इसमें पूछा जाता है। देखिए, जैसे है क्वेश्चन नंबर 25, ये है आपके पेज नंबर 25, अच्छा पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 and क्वेश्चन नंबर 25। ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। An air bubble of radius 2 mm is formed at the bottom of 3.3 meter deep river। मतलब ये रिवर है, यहाँ मतलब यहाँ से ये जो है ये 3.3 मीटर पे बबल। देखिए दोस्तों, ये सिंपल है, कुछ खास बात नहीं है। ये एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसका रेडियस है 2 mm, 2 mm का एक बबल है, ठीक है। अब क्या होगा,
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बबल एज इट कम्स टू द सरफेस। और इसमें जो पी नॉट है ये गिवन है, ये लेना है 1 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg/m²। अब ये जब यहां आ गया तो आपको बताना है रेडियस, है ना। रेडियस मतलब देखिए ये जब यहां आ गया सरफेस पे, ठीक है, तो कितना रेडियस है, कितना ये रेडियस होगा, मान लीजिए वो रेडियस है r, ये r कितना होगा। अब कोई खास बात नहीं है, आप अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप चाहो तो देखो। सोचो क्या ये क्लोज्ड सिस्टम है, मतलब पानी के अंदर बबल है तो क्या एक सिस्टम ही होगा, एक ही सिस्टम होगा अंदर बबल, और वो एक क्लोज सिस्टम है, वो एयर बबल ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, अंदर में रह सकता है ऐसे, और यहां से वो ऊपर आया तो क्या ये क्लोज सिस्टम है, जब यहां से यहां तक ऊपर आएगा तो उड़ जाएगा ना की बात है, बट यहां तक की बात आपको पूछना है। ऐसे सवाल में इतना ही जो का पूछेंगे, ठीक, ऐसा है। अब इससे पूछा गया कि यहां पे रेडियस ये है तो यहां पे रेडियस क्या होगा, पूछ लिया गया आपसे। तो अब दोस्तों देखिए, अच्छा ये फिर ऐसे सवाल टेंपरेचर कांस्टेंट भी है, ठीक। तो सबसे बड़ा जो हिंट है वो क्या है, टेंपरेचर कांस्टेंट। अब सोचिए इसमें क्या लगाएंगे, तो जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम यहां होगा वही प्रेशर इनटू वॉल्यूम यहां होगा, ठीक। और आप अपने आप से पूछिए ऊपर में प्रेशर ज्यादा होगा कि नीचे में, तो ऑब्वियस बात है P बराबर ρg होता है, वो नीचे में ज्यादा होता है। तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होता है गैस का, कम, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर हम यहां पे बड़ा ये बना है, क्यों बना है, क्योंकि पता है कि यहां से जैसे ऊपर आएगा तो प्रेशर घट जाएगा, अब प्रेशर घट जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया इसीलिए बड़ा बनाया, ठीक है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहां पे प्रेशर की बात करें तो यहां प्रेशर कितना है दोस्तों, यहां पे प्रेशर है एक, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये है P0, और फिर ये वाला, ठीक, यानी कि P0 प्लस ρgh, पहली बात, ठीक, ठीक है। और यहां पे प्रेशर कितना है दोस्तों, तो P बराबर P0, तो जो तो ऊपर आ गया होगा, ठीक है, ये कंडीशन। बस अब कर दीजिए, वहां पे कर दीजिए, वहां पे कितना है, वहां हो गया P0 1 × 10⁵ प्लस ρgh 1000 इंटू 10 इंटू 3.3 है ना, तो 3.3, ठीक है। ये हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया कितना 4, स्फेरिकल है 4/3 पाई इंटू 2। अच्छा इसको mm में रहते दोनों साइड बराबर रखते हैं, और यहां हो गया 1 × 10⁵ और इंटू 4/3 पाई r², ठीक है। ये जो आएगा यहां mm में, तो जो आएगा वो भी mm में ही होगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, इसको ये तो सबसे पहले काट दीजिए, ठीक। और यहां कितना हो गया, जो हो गया 1 लाख 2 3 4 5 प्लस ये हो गया 33 1 2 3 4 नहीं 33,000 10,000 इंटू 3.3, ठीक है, तो हो गया 33,000, दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये इंटू 2 2 2 4 8 इज इक्वल टू r², सॉरी 1 × 10⁵ इंटू r², ये ठीक। तो इसको आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा 133 1 2 3, ठीक है, और इंटू 8, ठीक है, पहला तो ये वाला और डिवाइडेड बाय 1 × 10⁵, मतलब 1 2 3 4 5 और इज इक्वल टू, इसका आपको करना है 1/3, बस यही करना है। 3 से 3 काट दीजिए सबसे पहले, ठीक है, और अब इसको आपको सॉल्व करना है, बस सॉल्व मैं कर देता हूं आपके लिए। 133
ये हो गया दोस्तों 2.2, 2.199 तो इट इज अप्रोक्सीमेटली r बराबर 2.2 mm। देखिए बढ़ गया ना, 2 से 2.2 हो गया, ठीक है। तो इतने का वैल्यूएशन आता है यस, ओके। तो इस तरीके से सवाल बनेगा। इज दिस ओके? नोट कर लीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए दोस्तों एक वेरिएशन इसमें और आ सकता है, मतलब जनरली नहीं आता है बट अगर आ भी सकता है तो कोई खास डरने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात और बताऊं, देखिए इसको लिख लिया होंगे। अगर इस सवाल में सरफेस टेंशन जोड़ दे, अगर इस सवाल में सरफेस टेंशन जोड़ दे, ठीक है, तो कैसे करेंगे सवाल, ठीक है। देखिए ये है आपको क्या, एयर ड्रॉप, ठीक है, और सरफेस कितना है इसमें, एक एयर और चारों तरफ से पानी, तो सरफेस तो एक ही होगा ना। बबल में सरफेस तो वो तैयार करिए, फ्लूइड में पढ़ाया था आपको। अगर एयर बबल है तो सरफेस तो एक ही होगा ना, पानी से घिरा होगा। तो अगर इसके अंदर हम डेल्टा पी की बात करें, एक्स्ट्रा प्रेशर, तो याद होगा आपको एक QT बाई आर आया था, ठीक है। तो अगर सरफेस टेंशन, हालांकि जनरली क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा लेकिन दिया भी रहेगा तो कोई खास बात करने की बात नहीं है, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, अगर टेंशन दिया हुआ तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा 2T बाई आर यानी कि 2 mm, 0.002 पहले तो ये जुड़ जाएगा, ठीक। दूसरे बार में अगर यहाँ की बात करें तो कितना है, प्लस 2T बाई जो आर आएगा, ठीक, ये दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए सवाल कर लेते हैं इसमें। अगर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर देखा जाए तो मान लीजिए दोस्तों कि आपने यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सरफेस टेंशन जो है इसका वो है 0.075 न्यूटन पर मीटर, ये वाटर का होता है, ये दिया हुआ है, ठीक। तब आपको इस सवाल बनाना है तो कोई खास बात नहीं है, अभी वही करना है, बस खाली एक उत्तर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इधर P, ये हो गया P नॉट, मतलब 1 × 10⁵ प्लस 1000 × 10 × 3.3 प्लस डेल्टा 2T 2 × 0.075 अपॉन 0.002, ये ऐसा ही लिखिए क्योंकि न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है, ये इंटू 4/3 पाई × 2Q, इसको रहने दीजिए इसी में, क्योंकि R जो निकालना है हमको वो आएगा किसमें, mm में है, ठीक है। और इसका प्रेशर कितना हो गया 10⁵ इंटू ये तो नहीं है, अब ये है 2 × 0.075, इसका R कितना है, तो वो R नहीं दिया होगा, वो R आपको जो आएगा वो ये होगा, ठीक है। और इंटू 4/3 पाई r3, मान लीजिए इसका R जो है R, ठीक। तो 4/3 पाई से खत्म हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 लाख प्लस 33,000, ठीक है, और प्लस वो भी लिख लीजिए कितना हो जाएगा 2 × 0.075 डिवाइडेड बाय 0.00, ये 75, ठीक है, 75 इंटू 2 × 4 × 8 बराबर ये कितना हो गया। अब ये दोस्तों तो ये काम तो करना पड़ेगा आपको आर की वजह कर दीजिए, ये हो गया 1 लाख 2 इंटू R³ और प्लस 75
0.15 इंटू आर स्क्वायर, ये इस कट जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हो गया 1 लाख प्लस 33,000 प्लस 75 इंटू 8, ये हो गया, लिख लीजिए इसको इधर, ये आर क्यूब प्लस 0.15 आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 1,106,4600 बराबर 0, ये आ गया, ठीक है। तो ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपको दे देते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों आ रहा है आपका 2.19986 एम, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जनरेट टी क्यों नहीं दिया था। अच्छा, इधर से जब आर निकाले तो कितना आया था, अब आपको वो आया था 1,33,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये आया था 2.19 है, एक्चुअली ये आया था आंसर 45, ठीक है। अब देख लीजिए कितना चेंजेस है। सबसे पहला बात तो यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ देख लीजिए, इन सब के कंपैरिजन में ये क्या है 75, बहुत छोटा, ठीक है। तो उतना ज्यादा फर्क आपको पड़ने वाला सरफेस टेंशन से नहीं है, इसलिए सरफेस टेंशन को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए छोटा सा जुड़ तो गया है, लेकिन यहाँ देखिए कितना बड़ा इक्वेशन कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बिना कैलकुलेटर के तो बहुत समय लग जाएगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए सरफेस टेंशन कई जगह पर निर्णय करके छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दे दिया होगा, ठीक है ना, अगर मान लीजिए दे दिया होगा, ठीक है ना, तो भी आप क्या करिएगा, टू सिग्निफिकेंटली आंसर सेम ही आएगा। आप करके कभी देखिए, बबल्स का डायमीटर ज्यादा नहीं होता, बबल का रेडियस ज्यादा नहीं होता, ठीक है। खैर, अब देखिए आंसर्स में कितना दिक्कत है। यहां तक तो सब सेम था, यहां देखिए, यहां तो बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन अगर नहीं दिया हुआ है तो हमको लेने में भी खास आवश्यकता नहीं है, और अगर दिया भी हुआ है तो भी उसको छोड़ के बनाया जा सकता है, ठीक है ना। यही बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये काम ऐसे सवाल तो कोई आते हैं एग्जाम्स में, तो होप आपको समझ में आया हो। तो दोस्तों इसी के बेसिस पे आपका एचसीवी का जो भी प्रॉब्लम्स है सारे के सारे बनेंगे आपसे, और बनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचसीवी के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ट्राई कर लीजिए और ग्रुप पे मुझे बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एचसीवी के सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे और शीट्स के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।